नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। आईपीएस अधिकारियों के बम्पर तबादले, 5 जिलों के बदले गए कप्तान। पुलिस मुख्यालय स्तर पर दायित्वों में भी किया गया है फेरबदल। उधम सिंह नगर के एसएसपी बने मणिकांत मिश्रा। आयुष अग्रवाल को मिली टिहरी जिले की जिम्मेदारी। श्वेता चौबे बनी सेनानायक आईआरबी द्वितीय और साथ ही अर्पण यदुवंशी को मिली सेनानायक एसडीआरएफ की जिम्मेदारी। विशाखा अशोक बधाने बनी है एसपी अपराध। अक्षय प्रहलाद कोंडे को बनाया गया है एसपी रुद्रप्रयाग। चंद्रशेखर आर्य घोड़के को मिला बागेश्वर का जिम्मा। डीजीपी से अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना को भी हटाया गया है। एसपी अंशुमन को अभिसूचना की दी गई है जिम्मेदारी, जबकि नीरू गर्ग बनी है पीएससी और पुलिस महानिरीक्षक एटीसी। मुख्तार मोहसिन को दिया गया है फायर सर्विस का जिम्मा और साथ ही अरुण मोहन जोशी बने हैं निर्देशक यातायात। अरुण मोहन जोशी को चारधाम प्रबंधन की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंजुनाथ टीसी को मिली है सुरक्षा अभिसूचना मुख्यालय की जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नवनीत सिंह बने हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ। तो बड़े फेरबदल किए गए हैं और साथ ही 5 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। तो पुलिस के बड़े अधिकारियों के कार्यों में फेरबदल किया गया है और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? जिस तरह से उत्तराखंड में कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही थी, कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे, क्या माने अब इस फेरबदल के बाद कुछ नया देखने को मिलेगा राज्य में? जी सर, शासन की तरफ से बम्पर तबादले जो है वो किए गए हैं। पहले पीसीएस अफसरों के तबादले जो है वो किए गए और करीब 40 पीसीएस अफसरों के तबादले जो है किए गए। कई से कई विभाग हटाए गए तो कई को एडिशनल विभाग भी जो है दिए गए। ऐसे में अब देर रात आईएपीएस अफसरों के भी जो है वो तबादले हुए हैं और ऐसे में 5 जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं, जिसमें कि उधम सिंह नगर, टिहरी, बागेश्वर समेत जो 5 जिले हैं उनके कप्तान को बदला गया है। और ऐसे में कुछ फेरबदल जो है हुए हैं। तो ऐसे में कानून व्यवस्था को जिस तरीके से लगातार चरमराई प्रदेश में हुए हैं और एक डेमोग्राफिक चेंज उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, लगातार जो है कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में कई तबादले जो है वो किए गए हैं, जिसमें कि अगर बात की जाए तो एसडीआरएफ के जो प्रमुख हैं मणिकांत मिश्रा, उन्हें उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दी गई है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल, जो कि एसटीएफ के एसएसपी थे, उन्हें अब टिहरी भेजा गया है और वहां के एसएसपी उन्हें बनाया गया है। इसी तरीके से कई लोगों के जो है कई अफसरों के तबादले वो किए गए हैं और इसी तरीके से डीजीपी अभिनव कुमार पर से जो है उनसे कानून व्यवस्था की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में अभिसूचना का पदभार भी उनसे हटाया गया है। तो इस तरीके से कई फेरबदल जो है पीसीएस आईपीएस अफसरों के हुए हैं और ऐसे में कानून व्यवस्था ऐसे में इसको लेकर आगे और भी किस तरीके से बनती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा भी कर रहे थे। पुलिस मुख्यालय का भी उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया, वहाँ पर भी जो अफसर थे उन्हें भी कई तरीके के जो है दिशा निर्देश भी वहाँ पर दिए और कई जो खामियां भी जब उन्होंने वहाँ पर देखी तो तमाम चीज़ें भी वहाँ पर उन्होंने कही और ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरीके से सुधारी जाए इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए। और ऐसे में बम्पर तबादले जो है वो हो रहे हैं और ऐसे माना जा रहा है कि अन्य जिलों के कप्तान भी जो है वो बदले जा सकते हैं। तो ऐसे में कानून व्यवस्था किस तरीके से पटरी पर आती है, किस तरीके से कानून व्यवस्था और बेहतर हो सकती है, जिस तरीके से जो अफसरों के तबादले किए गए हैं, आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, तो ऐसे में आगे किस तरीके से जो है कार्य होता है, कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो किस तरीके से पटरी पर आती है, ये देखने वाली बात होगी। अरुण, 5 जिलों के जो आईपीएस बदले गए हैं, कप्तान बदले गए हैं, तो क्या माने कि कार्यों में दिक्कतें हो रही थी, नहीं कर पा रहे थे उस तरीके से काम जो बदल दिए गए? जी विशाल, देखिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो वैसे में अगर जो प्रशासनिक फेरबदल होता है, आईपीएस अफसरों के जो तबादले होते हैं वो एक कानून के तहत भी होते हैं और समय समय पर तबादले जो है वो होते भी हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से देखा जाए तो हालांकि लगातार जो है रुद्रपुर में भी जिस तरीके से जो मामला दुष्कर्म का आया, उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार मुखर हो रहा था, तो ऐसे में कई जिलों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई है, कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई
दी है। तो ऐसे में एक ये भी कारण हो सकता है कि आईपीएस अफसरों के तबादले जो है वो किए गए हैं, और ऐसे में कानून व्यवस्था किस तरीके से पटरी पर लाई जाए, उसके लिए बेहतर कार्य किस तरीके से किए जाएँ, क्योंकि कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे थे व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। तो ऐसे में अब जो तबादले किए गए हैं, इनसे कानून व्यवस्था कितनी पटरी पर आती है, किस तरीके से कानून व्यवस्था आगे प्रदेश में सुधरती है, किस तरीके की व्यवस्थाएं सुधरती है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कितनी बहाल होती है, किस तरीके से वो और भी अच्छी होती है। तो ये तमाम चीज़ें अब आगे देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से फेरबदल किए गए हैं, इससे कितना लाभ जो है वो आगे कानून व्यवस्था सही होने में मिलता है। अरुण, क्योंकि ये भी देखा गया कि जब हाल फिलहाल में देखा जा रहा था कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही, तो मुख्यमंत्री खुद पीएचक्यू में पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। उस समय कई अधिकारियों को फटकार भी लगी थी। और क्या माने कि क्या यही वजह है कि उसकी नाराजगी के बाद ये देखने को मिल रहा है कि अब कानूनी स्तर पर फेरबदल किए जा रहे हैं? जी सर, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सभी विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं, और जब जब भी उन्हें समय मिलता है वो अपना समय निकालकर कई विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं, अलग अलग विभागों में औचक निरीक्षण भी करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, हरिद्वार में भी जो डकैती का मामला हुआ, दुष्कर्म के कई मामले उत्तराखंड में हाल फिलहाल में देखने को मिले, तो ऐसे में उसको लेकर औचक निरीक्षण भी उन्होंने किया। पुलिस मुख्यालय में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उन्होंने वहाँ पर देखा, तो अधिकारी जरूर फटकार भी उन्होंने लगाई। लेकिन ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, उसको देखते हुए अब आईपीएस अफसरों के जो तबादले किए गए हैं, लेकिन ऐसे में कई चीज़ें होती हैं जो तबादले किए जाते हैं, और समय समय पर इसी तरीके से तबादले होते हैं। आईपीएस अफसरों को जो अच्छा कार्य करते हैं, उन्हें जहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, कानून व्यवस्था जहाँ ज़्यादा चरमराई हुई जाती है, उन अधिकारियों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। जो सीनियर अधिकारी हैं, सीनियर अफसर हैं, उन्हें उनके तबादले किए जाते हैं, उन्हें बड़े जिले की जो है जिम्मेदारी दी जाती है, जहाँ पर कानून व्यवस्था को अच्छे ढंग से बनाना हो। तो इस तरीके से फेरबदल जरूर होते रहते हैं, और समय समय पर इस तरीके के फेरबदल होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कानून व्यवस्था प्रदेश में इस वक्त जो है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में डेमोग्राफिक जो चेंज है वो भी लगातार चेंज हो रहा है। तो ऐसे में इसको लेकर तबादले जो हुए हैं, आगे कानून व्यवस्था कितनी पटरी पर आती है, ये अभी थोड़े दिनों में जो है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी केदारनाथ रवाना हो गए हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी केदारनाथ के लिए रवाना हुए। साथ ही केदारनाथ पहुंचकर टटोलेंगे वो कार्यकर्ताओं की भी नब्ज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। और ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी पूरी तरह से फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां अब उपचुनाव को लेकर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है? आपको पता है, आपने तो भेजी। हिमांशु, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। हेलो हिमांशु, आपको आवाज मिल पा रही है? जी। हिमांशु, क्या माने कि बीजेपी की जो तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर वो किस तरह की हैं? हाल फिलहाल में जैसे कि देखा जा रहा है कि लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है बीजेपी, तो क्या माने किस तरह की तैयारियां, कितनी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव ऐसे में एक बड़ी चुनौती भाजपा दोनों ही पार्टियों के सामने है, और ऐसे में भाजपा ने जो है अपनी कमर कस दी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी जो है वो केदारनाथ के लिए रवाना हो गए हैं। तमाम कैबिनेट मंत्रियों को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, और ऐसे में भाजपा अब कांग्रेस के मुताबिक कहीं ना कहीं एक्शन मोड में इस समय केदारनाथ में नजर आ रही है, और केदारनाथ को किस प्रकार से जीता जाए उसके लिए भाजपा तैयार नजर आ रही है। हिमांशु, क्या माने कि जिस तरह से कांग्रेस भी लगातार अब मैदान में डटी हुई है, एक तरफ वो भी कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा यात्रा दोबारा से शुरू करेंगे, और वहीं पर अब बीजेपी भी एक्टिव है, तो अभी हालांकि डेट नहीं आई है, लेकिन तैयारियां पूरी जोरों शोरों से देखी जा रही है। किस तरह का मत भी लोगों का है, लोगों की क्या बीच में रायशुमारी चल रही है इस दौरान? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव एक अहम कड़ी दोनों ही पार्टियों के लिए है, क्योंकि हमने देखा है किस प्रकार मंगलौर और
बद्रीनाथ में भाजपा को सत्ताधारी दल होते हुए भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस को विपक्ष में रहते हुए यहाँ पर दोनों ही सीटों पर बम्पर जीत मिली थी। और वहीं अब केदारनाथ को फतेह करने के लिए दोनों ही पार्टियों ने जो है कमर कस ली है। और केदारनाथ में क्योंकि लोगों का आपस में कहीं तमाम तरीके के जो मत हैं वो सामने आ रहे हैं, कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा अब फिर शुरू होने जा रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। लगातार केदार घाटी के लोगों से कांग्रेस जनसंपर्क कर रही है और ऐसे में तमाम दोनों ही जो दल है वो पूरी तैयारी के साथ अब मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चक्राता क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पीठ हनोल महासु मंदिर में महासु देव जागरे पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री सतपाल महाराज का साहिल्या पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने और कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों और फूल मालाओं से स्वागत किया है। सतपाल महाराज ने साहिल्या स्थित वीर नतराम नेगी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मंडल कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि केदारनाथ बद्रीनाथ की तर्ज पर हनोल महासु मंदिर का 5वां धाम विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जिसके लिए कैबिनेट के अंदर 120 करोड़ रुपए अनुमानित लागत की स्वीकृति भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश से भी बातचीत की है, वहाँ शिमला से, कोटा साहब से, आपके क्या कहते हैं हाटकोटी से, सब जगह से बसें चलेंगी। हमारे उत्तराखंड के अंदर देहरादून से सब जगह से बसें चलेंगी और पूरा कनेक्टिविटी रहेगी महासु देवता की। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक दर्शनार्थी वहाँ आए, भक्तगण आए, महासु देवता का जो है जागरे में शरीक हों और पुण्य के लाभ हुए। सभी जगह जौनसार बावर में जहाँ देव मंदिर है वहाँ पे जागरे का पर्व हो रहा है और इस शुभ अवसर पर हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी पहले कालसी अभी सैया में उनका जोरदार स्वागत किया गया। सैया पहुँचे हैं, पूरे विधानसभा में उनका भ्रमण है और मैं मासु देवता से सभी लोगों के कामना की प्रार्थना करता हूं कि आज जागरे के शुभ अवसर पर हमारी सभी बहनें, हमारे सभी भाई, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के सभी कार्यकर्ता जोर शोर के साथ जागरे पर्व को मनाने के लिए और जागरे पर्व में जाने के लिए सब लोग तैयार हैं और महाराज जी के इंतजार में सब लोग यहाँ खड़े थे। महाराज जी का जोरदार स्वागत किया गया है। बहुत सुंदर तरीके से सैया मंडल के द्वारा माननीय सतपाल महाराज जी का स्वागत हुआ है। मुझे खुशी होगी कि अगर वो जजरेट पुल बन जाए, सबसे महत्वपूर्ण आइटम है वो हमारे क्षेत्र में, क्योंकि उसमें हर समय हमको बड़ा रिस्क रहता है, मौत का खेल है वो कि कभी भी ऊपर से पत्थर गिर गया या कुछ और घटना हो गई। वो तो महाराज का आशीर्वाद है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने अगर इस चीज़ की बात उठाई है तो इम्प्लीमेंट कहाँ तक हो रहा है, वो चीज़ मुझे देखनी है नेक्स्ट टाइम भी कि मंत्री जी कितना इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उस चीज़ के लिए और कितने निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं PWD। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत डोईवाला के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने 3 करोड़ 10 लाख की लागत से बने बहुउद्देशीय हॉल का लोकार्पण किया। साथ ही विद्यालय के शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी हैं। निश्चित रूप से किसी भी विद्यालय में अच्छा विद्यालय भवन होना, अच्छा प्रधानाचार्य होना एक सम्मान का विषय होता है और इसी तरह से एक यहाँ पर बहुउद्देशीय ये सभागार, जिसमें सभा तो हो ही सकती है, 500-600 लोग बैठ सकते हैं, साथ में यहाँ पर खेल भी हो सकते हैं, इंडोर गेम्स हो सकते हैं और गांव के लोग यहाँ पर कोई फंक्शन कर सकते हैं। साथ में जो स्पोर्ट्स क्लब हैं उनकी गतिविधियाँ हो सकती हैं। महिलाएं आज तमाम तरह के काम करती हैं, तो उन सब के लिए एक बहुत अच्छा स्थान यहाँ पर बना है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा सबको और सबका सम्मान इससे बढ़ेगा। बहुउद्देशीय सभागार बना है। मैं अपने सांसद जी का, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अपने सभी सम्मानित शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षकों के लिए जो हो सकता है मैंने सब किया है
रही सीधी भर्ती की बात है तो जो वैधानिक चीज़ है वो ठीक है और शिक्षकों के टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच एक बार फिर से संतोला के पास मार्ग बंद हो गया है। गुरुवार देर शाम 8:30 बजे एनएच में टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर सामान ले जा रहा कैंटर संतोला के स्लाइड जोन के मलबे में पूरी तरह से फंस गया है। कई कोशिशों के बावजूद भी कैंटर को नहीं निकाला जा सका, जिस कारण पिछले 11 घंटे से ज़्यादा समय से एनएच बंद पड़ा हुआ है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हरीश तिवारी ने बताया कि कैंटर स्वामी मौके पर पहुंचा हुआ है। मजदूरों की मदद से कैंटर को खाली कर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी से मलबा आने से खतरा बना हुआ है। बता दें, पिछले दिनों इस जगह में 29 घंटे बाद एनएच को खोला जा सका था। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब तक इस मार्ग को खोल लिया जाएगा? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो टनकपुर पिथौरागढ़ जो जिले की चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन माना जाता है, वो एनएच में संतोला जगह पर जो स्लाइडिंग जोन बना तो वहाँ एक कैंटर वाहन जो है फंस गया, बुरी तरह फंस गया। लगभग 12 घंटे हो गए, कल शाम 8:30 बजे से वो फंसा हुआ, 12 घंटे लगभग हो चुके हैं। तो जिस कारण जो है एनएच में यातायात पूरी तरह बंद हो चुका है। कई वाहन और यात्री वहां पर को फंसे हुए हैं। फिलहाल प्रशासन और एनएच के अधिकारी के द्वारा कैंटर को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो उसमें कामयाबी नहीं मिली है, जिस कारण जनता और वाहन चालकों को जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ चंपावत जिले का पिथौरागढ़ जिले से संपर्क पूरी तरह कर चुका है। मालूम है एनएच जो है टनकपुर से जो है धारचूला तक जाता है, तो काफी जो है दिक्कतों का सामना इसमें क्षेत्र की जनता कर रही है। जी, तो ऐसे में क्या माने कि कब तक ये खुलने की उम्मीद भी जताई जा रही है और अधिकारी अभी क्या कह रहे हैं? साथ ही जो स्थानीय निवासी हैं या फिर जो इस मार्ग से आवाजाही करते हैं, अब उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक मार्ग है या फिर वो पूरी तरह से फंस करके रह चुके हैं? जी, जहाँ तक वैकल्पिक मार्ग का सवाल है, मैं बताऊंगा कि उसके लिए उन्हें पिथौरागढ़ जाने के लिए 60 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी उस मार्ग से तय करनी पड़ रही है। कई वाहन उस मार्ग से जा रहे हैं, बाया सिमलखेत होते हुए, लेकिन इसमें उनका काफी ज्यादा समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी और टाइम भी लग रहा है। लगभग 60 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी जो है तय कर रहे हैं। जो ये स्लाइडिंग जोन है, अभी परसों ही जो इसमें 29 घंटे बाद जो है एनएच को खोला गया था। हालांकि नाम इसको ऑल वेदर सड़क दिया गया है, लेकिन ये जो 29 घंटे के बाद जो है सड़क खोली गई, काफी दिक्कतें जो है जनता को और हजारों यात्रियों को उठानी पड़ी, प्रशासन को उठानी पड़ी। लेकिन एनएच के अधिकारियों के द्वारा सही टाइम पर जो पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य किया जा रहा है वो नहीं किया गया। इस दौरान में लगभग 2 साल से ये डेंजर स्लाइडिंग जोन बना हुआ है, उसके बावजूद भी सही समय पर जो इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जिसका खामियाजा जो है जनता को, वाहन चालकों को और यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। जी लक्ष्मण, आखिर क्यों यहाँ पर कोई इस तरह के काम क्यों नहीं किए जा रहे हैं जो परमानेंटली हो, या फिर क्योंकि बार बार जब इस तरह के मलबे आ रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं कि 29 घंटे पहले कल खोला गया था और फिर आज फिर से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, तो इन क्षेत्रों के लिए क्यों व्यापक स्तर पर कोई प्लानिंग नहीं की जा रही है? क्योंकि सरकार के द्वारा तो ऑल वेदर रोड में पहाड़ी ट्रीटमेंट के लिए जो है इसमें धन दिया गया, लेकिन लापरवाही जो है जो एनएच विभाग है उसके अधिकारियों की है। जो पहाड़ियां डेंजर जोन में चिन्हित की गई हैं, कई पहाड़ियां टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ धारचूला तक, तो जो ये पहाड़ियां भी डेंजर जोन में एनएच के अधिकारियों को पता है कि स्लाइडिंग जोन है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट पहले नहीं किया गया। अब बरसात के समय में उसका ट्रीटमेंट जो है किया गया, जिससे पहाड़ी और कमजोर हुई, पानी से मिट्टी भारी हुई, तो पूरा मलबा जो है सड़क में जो है इसमें आ गया। लेकिन सही समय पर अगर इस पहाड़ी का ट्रीटमेंट किया होता तो शायद आज ये दिन जनता को जो है या लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अधिकारी, एनएच के अधिकारियों की लापरवाही साफ यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट कस्बे में बुधवार को स्कूली छात्रा के अपहरण की कहानी झूठी निकली। पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी। हालांकि नाबालिग छात्रा से कथित रूप से आपसी सहमति से संबंध बनाने वाले नाबालिग छात्र को भी हिरासत में लेने के बाद अदालत में पेश किया गया है, जहां से आरोपी को बाल सुधार केंद्र अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। चंपावत के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया है कि बुधवार को लोहाघाट में स्कूल जा रही छात्रा का कथित तौर पर 4 अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण करते हुए दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा की अगुवाई में पुलिस की 3 टीमें गठित की गई थी, जिन्होंने सीसीटीवी सहित अन्य माध्यमों से घटना की जांच की और पीड़िता के बयान के साथ मेडिकल परीक्षण भी कराया।
पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जांच में पाया गया है कि अपहरण की कहानी पूरी तरह से झूठी थी। एक नाबालिग पीड़िता जो है वो स्कूल जाते समय उसको 4 लड़कों द्वारा बेहोश करके अपहरण किया गया और छेड़छाड़ की गई। तो मामले की संवेदनशीलता देखते हुए हमने त्वरित उसमें मुकदमा किया था। मैं और सीओ वंदना वर्मा हमारे द्वारा उसमें स्वयं मौके पर जाके मौका मुआयना किया। एक किशोर विवादित किशोर जो है उसके साथ उसका होना पाया गया था। तो उस आधार पे हमने उसको उसके साथ पूछताछ की तो उसने इस घटना की पुष्टि की कि सुबह स्कूल जाने के लिए वो जब घर से निकली तो वो उसी के घर पे मौजूद थी, उस विवादित किशोर के घर पे। आज हमने सारे सीसीटीवी फुटेजेस जब चेन जो लिंक एस्टैब्लिश की तो जो मूवमेंट है पीड़िता का मूवमेंट तथा पीड़िता के बयान जो मैजिस्ट्रेट के सामने हुए और जो किशोर विवादित किशोर के जो बयान है वो कॉरोबोरेटिंग है और वो सारे सीसीटीवी के फुटेजेस से और सीडीआर जो टेक्निकल एविडेंसेस है उससे मैच हो रहे हैं। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।